दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी का नाम है प्रीत के रंग हज़ार। यह सुनने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सुनिए आज की कहानी। ओह, अभी तक उठे भी नहीं तुम? हमें देरी हो रही है। अपनी प्यार भरी नज़रों से सहलाते हुए रचना ने अपने पति आलोक को झंझोर कर उठाते हुए कहा। प्रत्युत्तर में आलोक ने उसे खींचकर अपने बाहों में भर लिया तो वह पूरी तरह से निहाल हो उठी। आलोक के प्रगाढ़ बंधन में बंधने को उसका आतुर मन स्वतंत्र होने की असफल चेष्टा में और बंधता रहा। उसके भीगे बालों में अटकी पानी की बूंद मोती बनकर आलोक के तन पर बिखर रही थी। रचना ने आज भरपूर सिंदूर से अपनी मांग सजाई थी, जिसकी लाली आलोक के ऊपर रंगे जा रही थी। आलोक की आगोश में वह काफ़ी खुशी पा रही थी। उसमें सिमटी 33 वर्षीय रचना किसी नव यौवना की तरह सिहर रही थी। युगों तक वह अपने पति की आगोश में यूं ही बंधी रही। उसका रोम रोम गुनगुना रहा था। शादी के 4 हफ्ते हो रहे थे और वह अभी तक खुशी से फूली नहीं समाई थी, पर उसका तन मन अभी तक पूरा प्यासा सावन ही बना हुआ था। आलोक से जुड़ने से पहले जीवन के सूने जलते रेगिस्तान में नंगे पैर अकेली ही तो वह दौड़ रही थी, बिल्कुल अकेली। चारों ओर फैली खामोशियाँ एवं वर्षों की तन्हाइयों से जूझती हुई वह टूटकर बिखरने ही वाली थी कि आलोक की सबल बाहों ने उसे जैसे थाम लिया था। रचना का बावरा मन अब एक और प्रीत के लहराते समंदर में डूब रहा था। वहीं उसके अंतर्मन में अतीत के चक्रवाती झंझावात भी अब तक चल रहे थे। 10 साल पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान मम्मी पापा के खोने के बाद भारत कहाँ जा पाई थी। पापा की सारी संपत्ति के मालिक अकेले उसके चाचा थे। 2 हफ्ते बाद आलोक से वह शादी कर रही है, इसकी सूचना उसने अपने चाचा को दे दी थी। उनके लाख समझाने के बावजूद भारत आकर शादी करने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। शादी वाले दिन अपनी गिनती के दोस्तों के साथ एक गणपति मंदिर के लिए वह प्रस्थान करने ही वाली थी कि तभी नाना प्रकार के ताम झाम के साथ उसके इकलौते चाचा भारत से भागते हुए आए और वह तभी पहुंच गए थे। तो मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखें बुरी तरह बरस पड़ी थी। फिर शादी की सारे रस्मों को उन्होंने सहर्ष निभाया था। जाते समय भारत की सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचकर जो एक्सचेंज लाए थे वह सब आलोक को आशीर्वाद के रूप में थमा गए थे। हनीमून के लिए वे स्विट्ज़रलैंड गए थे। वहाँ की खूबसूरत वादियों का दोनों ने खूब आनंद उठाया था। वहाँ से आने के बाद आज लगभग हफ्ते भर बाद भी उनके प्यार की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। न्यूयॉर्क घूमने का आज उनका प्रोग्राम था और आलोक को बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। वह वहीं पड़ा खुश हो रहा था। मिलन के ऐसे पल कितने मादक होते हैं, उसे इसका एहसास कहाँ था अब तक। आलोक के प्यार ने उस पर अपनी पूरी की पूरी चांदनी क्या बिखेरी कि वह समंदर बनकर ही उमड़ पड़ी थी। वह बेहद खुश थी आज। ऐसे भी जीवन में उसे जो कुछ भी प्यारा लगा, वक्त उससे आज तक छीनता ही तो रहा है। बचपन में अपने से 10 साल छोटे भाई को उसकी नन्ही माँ बनकर प्यार किया था। एक दिन की बीमारी में ही वह छोड़ गया तो उसका नन्हा सा मन कितना बुरी तरह टूटा था। इस आघात को भुलाने में उसे वर्षों लगे थे। भाई की मृत्यु के बाद सभी तरह से टूटे मम्मी पापा के जीने का आसरा केवल वही बनी थी। समय के साथ साथ खेल खेल में ही जब वह फिज़िक्स
और मैथ्स के कठिन प्रश्नों को हल करने लगी तो उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर सभी लोग, सभी टीचर्स एक साथ दंग रह गए थे। स्कूल के सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान लेकर जब वो आईआईटी कानपुर गई तो मम्मी पापा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उन्हें अब शायद खुशियाँ मिलने वाली थी। जिस स्थान पर आज तक लड़के ही विराजते रहे, उस पर अपना आधिपत्य जमाकर उसने सारे देश को एक साथ चौंका दिया था। फिर बधाइयों का सिलसिला महीनों तक चलता रहा। सभी रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। आईआईटी कानपुर से निकलने के पहले ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका ने वीज़ा, लोन और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करके उसकी प्रतिभा और उपलब्धियों को गगनचुंबी बना दिया था। रचना ने भी उनके किए का मान रखा था। उसके मान रखने में कोई भी कोताही ना बरती। इन 6 सालों में न जाने कितनों ने उसकी राहों में आंखें बिछाई। उसे थामने के लिए कितने ही हाथ आगे बढ़े थे, पर वह इन सब से बेखबर किसी दूसरे देश में अपने देश का नाम रोशन करती आगे बढ़ती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उसे बहुत सारा संबल दिया। वहाँ से निकलने के पूर्व ही दुनिया की सबसे नामी कंपनी ने बहुत ही ऊंचे पद पर उसकी बहाली करते हुए उसके वीज़ा आदि का प्रबंध हाथों हाथ कर दिया। भला ऐसे स्टूडेंट को कौन छोड़ना चाहेगा। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में उसके मम्मी पापा आने वाले थे। यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका था। टिकट भी बन चुका था। 2 साल की लंबी अवधि के बाद उन दोनों से मिलने की आकांक्षा में बड़ी ही बेसब्री के साथ दिन बीत रहे थे कि फिर उन दोनों की असमय मौत की सूचना बिजली बनकर गिरी थी उसके ऊपर। बर्फ़ के प्रचंड तूफान ने न जाने कैसे उनके हल्के फुल्के शरीरों को हज़ारों फीट नीचे किस घाटी में फेंक दिया था कि उनके मृत शरीर भी नहीं मिल सके थे। बड़े ही बुझे मन से वह भारत गई और मृत्यु के बाद सभी विधियों को पूरा करके वापस यहीं लौट आई थी। उस नाजुक दौर में देव का उसके जीवन में आना किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं था। उसने उसका भरपूर सहयोग किया। उसकी बाहों में लिपटकर मम्मी पापा की मृत्यु की असहनीय वेदना को भूलने की कोशिश करती रही। सारे रिश्तों का पर्याय बना देव हर प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे हमेशा संभालता रहा। कितना टूटकर प्यार किया था दोनों ने एक दूसरे को। प्रीत की इंद्रधनुषी कायनात, फूलों और परियों की नगरी, ऐसे लगा मानो न्यूयॉर्क की ज़मीन पर नीचे उतर आए थे। चलो आज ही किसी मंदिर में चलकर हम दोनों शादी कर लेते हैं। देव का ऐसा कहना उसे कितना रोमांचित करके रख देता था। तब उससे एकाकार होने के लिए वह कितनी लालायत हो उठती थी। पर शायद यह सब उसका नसीब नहीं था। यह सब उसके लिए नहीं बना था। इसलिए दूसरे पल ही देव के संपूर्ण व्यक्तित्व पर उतर आई दैविक आभा से वह घुंघरू की तरह खनक कर रह जाती थी। उसे क्या पता था कि एक बार फिर से नियति अपने कुटिल चाल से उसके बन रहे घरौंदे को पूरी तरह से तहस नहस करने का कुचक्र रच रही है। शायद इसी को नसीब कहते हैं। उसके लिए तो कोई बंधन नहीं था, लेकिन देव को अपने परिवार की सहमति लेने भारत जाना था। फिर रचना की जिद कि शादी वह केवल न्यूयॉर्क में ही करेगी। विगत के दर्द के फिर से उभरने के डर से वह अब भारत बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। प्रीत के हजारों रंगों में रंगकर अपने देव की परिणीता बनने की चाहत को वह इसी दूसरे देश की ज़मीं पर अपनी आँखों से जीना चाहती थी, जिसमें दुख दर्द का एक
नन्हा झरोखा भी उसे स्वीकार नहीं था। देव ने भी उसके कहने का मान रखा और इसलिए वह अपनी माँ को मनाने के लिए अकेले ही भारत जाने के लिए रवाना हो गया। भावुक मन से रचना ने देव को विदाई दी थी और फिर उसका इंतज़ार। मात्र 1 हफ्ते के लिए भारत गया देव जब हफ्तों नहीं लौटा तो वह बुरी तरह से तड़प उठी। भावावेश में आकर हैडसन नदी में कूदकर प्राणांत कर लेना चाहा, लेकिन पुलिस की नज़रों में आ जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी और उसका जीवन बच गया। बाद में न्यूयॉर्क में रह रहे उसी के समाज के द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए देव को उनके बचपन की सहेली की बेटी आभा से ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं बचा था। इधर उसने आभा के गले में मंगलसूत्र बांधा और उधर उसकी माँ ने अंतिम सांस ले ली। शायद वह इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। रचना को खोकर देव भी कहाँ जीवित रह गया था। रचना का सामना वह किसी भी हालत में नहीं करना चाहता था। आखिर किस मुंह से और किस ज़बान से सब कुछ बताता। न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ने की सारी औपचारिकता को उसने भारत से ही निपटाया था। देव भारत से ही रचना की पल पल की गतिविधियों की जानकारी लेता रहा था। समय के साथ जख्म अब कुछ हल्के हुए तो रचना को नियति और अपनी मजबूरियों का वास्ता देते हुए समझाकर नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करता रहता। उसके बिखरे जीवन को देखकर देव हमेशा दुखी हो जाता और अपनी बेशुमार चाहतों की संजीवनी बूटी से संवारता रहता। उसकी मृत जिजीविषा को जीवित रखने की कोशिश करता। अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ जाओ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम साथ जी लेंगे। किसी भी हालत में मुझे अपना देव चाहिए, बस अपना देव। नहीं जी सकती तुम्हारे बिना मैं देव। रचना की ज़िद देव को पिघलाकर रख देती। वह अपनी असमर्थता पर रोक कर रह जाता। घबराकर उसने रचना से बात करना ही बंद कर दिया क्योंकि उसे यह बोलना सही नहीं लगा। समय के साथ रचना भी अपनी कठोर नियति से समझौता कर जीने का प्रयास करती रही। अब वह अपना समय केवल यहीं वहीं बिताती रही, लेकिन प्यार में मिला दर्द और अकेलापन उसे हमेशा टीसता रहा। जिस बैंक में आलोक काम करता था, उस बैंक में कंपनी के काम से रचना को लगातार हफ्तों जाना पड़ा। आलोक की शैक्षणिक योग्यता और कार्यकुशलता पर वह बुरी तरह से मुग्ध हो गई थी। एक बार फिर से उसका दिल धड़क उठा किसी की चाहत में और वह उसे पाने के लिए बेकरार हो उठी। शायद भगवान इस बार उस पर मेहरबान हो जाए। आलोक के कदम आगे क्या बढ़े कि रचना ने उसके प्यार को समेट लिया। रचना के इस निर्णय पर देव बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। रचना के प्रति स्वयं से हुए अन्याय की आत्मग्लानि से अब वह पूरी तरह मुक्त था। आखिर रचना को भी एक जीवन साथी मिल ही गया था। भले वह देव न हो तो क्या फ़र्क पड़ा। आलोक भी उससे कहीं छिन न जाए, ऐसा सोचते ही रचना का सर्वांग काँप उठा। घबराकर उसने आलोक को बाहों में भर लिया। अतीत के झरोखे खुलकर रचना को और संतप्त करते उसके पहले ही आलोक उसे बाहों के लिए उठ खड़ा हुआ और झटपट तैयार होकर वे दोनों न्यूयॉर्क घूमने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ निकल गए। यूं तो रचना ने पूरा का पूरा न्यूयॉर्क देख लिया था और न्यूयॉर्क उसके लिए कोई नया शहर नहीं था। देव के साथ उसके चप्पे चप्पे को वह अच्छी तरह से देख चुकी थी, पर आज आलोक के साथ इस जादुई नगरी का लुत्फ़ उठाने की बात ही कुछ और ही थी। वह
बेहद ज़्यादा खुश थी। दोनों एक दूसरे में समाये हडसन नदी के किनारे चलते रहे। टाइम स्क्वायर के रंगीन नज़ारों को निहारते हुए वे रॉकफेलर सेंटर पहुंच गए। वहां से एक खुली बस में सवार होकर न्यूयॉर्क के दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए निकल पड़े। मस्त होकर वे सभी को निहार रही थी, सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर रही थी। सारे दर्शनीय स्थल आज उसे अतिरिक्त आनंद की अनुभूति दे रहे थे। आलोक भी अपनी नवपरिणीता के इस नए रूप पर मुग्ध था। एक पल के लिए भी वह रचना को अपनी नज़रों से बिल्कुल भी ओझल होने नहीं दे रहा था। आखिर दोनों की नई नई शादी जो थी, सारे दिन अपनी बाहों में उसे बांधे घूमता रहा। घूमकर जब वे दोनों रॉकफेलर सेंटर में उतरे तो शाम का रेशमी अंधेरा रोशनी में नहा रहा था। इधर उधर घूमने के बाद डिनर के लिए वे उत्सव रेस्टोरेंट की ओर जा ही रहे थे कि रचना का बोस्टन का सहपाठी जैक उनसे टकरा गया, जिसके चंद बोल उसकी खुशियों पर उल्कापात ही कर गए और उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। हाय हनी, वेयर इज़ देव? फिर आलोक की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, ओके न्यू फ्रेंड। आगे जैक कुछ और कहता कि उसके पहले ही वह बोल पड़ी, माय हस्बैंड आलोक। और जैक को वहीं पर हतप्रभ छोड़कर, हैरान सा छोड़कर आलोक का हाथ थामे वह चुपचाप आगे बढ़ गई थी। लेकिन उसके मन में यही सब चल रहा था, देव की यादें। आलोक को अनमना सा देख रचना का दिन भर का उत्साह अब जाता रहा। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद भी की उदासियां कम नहीं हुई। सारा खाना उसी की पसंद का था, लेकिन खाने में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। खोया खोया सा वह केवल रेस्टोरेंट की खिड़की से नीचे एक थिएटर से निकलते हुए लोगों को देखता रहा तो रचना अब बुरी तरह से तड़प उठी। उसकी व्याकुलता सिसकियां बनकर उसके व्यथित होंठ पर तैर गई। किस फेरे में तुमने मुझे डाल दिया देव, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? कहाँ मेरे चेहरे पर मामूली सी शिकन तुम्हें गवारा नहीं थी, और आज देखो मैं कितनी दुखी हो गई। एक पल भर में सोख लेते थे मेरे अंतर के सारे गिलेपन को। आलोक को संदेह के भंवर से मैं अब कैसे बाहर निकालूं? आज फिर एक बार उलझन से घिर गई हूँ मैं तो तुम्हारी यादों के साथ ही खुश थी, अकेले भी रहना चाहती थी। मन ही मन बुदबुदाते हुए रचना टूटकर बिखर रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह आलोक को कैसे समझाए। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आलोक का हाथ थामे रेस्टोरेंट के अहाते में फव्वारे के पास बने पत्थर के चबूतरे पर जाकर बैठ गई और अपने और देव के बीच के रिश्ते की सारी सच्चाई उसे पूरी तरह से ईमानदारी से बता गई। किस तरह अपने मम्मी पापा को एक साथ खोकर इस पराए देश में उसका अकेला होना, जीने की सारी इच्छाओं का मृतवत हो जाना, देव के प्यार का सावन बनकर बरसकर उसके जीवन के ताप को हरना, और फिर अंधेरी रातों में आकाशदीप बनकर उसके पथ का प्रदर्शन कर सुगम बनाना, आदि आदि। आंतरिक पलों से लेकर और बहुत सारी ऐसी बातें में भी कभी कमज़ोर पड़कर उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को देव में समा देना चाहा, तो अपनी सारी ममता उड़ेलकर वह उसे सहला दिया करता था। देव तो सधा हुआ योगी था, जिसमें धरती जैसा धैर्य और आकाश जैसा विस्तार था। कहीं से कोई कलुषता नहीं, कोई भी ऐब नहीं। तब फिर क्या, उसके इसी ऋषि मुनि तपस्वी जैसी एकाग्रता ने ही तो उसे बांध रखा था। मेरे जीवन की देहरी पर देव का उतरना मानो सपनों के सावन का
ठहर जाना था। सांसों में जैसे खुशबू का मौसम ही समा गया हो। दिन तितलियां बनकर उड़ते थे। मैं पूरा दिन बावरी बनी इतरा उठी थी अपने सुख सौभाग्य पर। आखिर देव जैसा इंसान मुझे मिला था। किसे भूलती है वो पहली दस्तक, वो पहली आहट और वो पहला प्यार जो शीत की स्याह रातों में मिला हो। बिखरी प्रीत की केसर गंध को भूल पाना कहीं से भी आसान नहीं होता है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आलोक, जानते हो आलोक, जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में हो जाती हैं। घोर पीड़ा की शुरुआत सदा से ही रहस्यपूर्ण होती है, पर उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है। उसका अंकुर कब, कहाँ और कैसे फूटता है किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए परिस्थितियाँ हमें चौकन्ना कभी भी होने नहीं देती। ऐसे तो दुख हमें तमाम जीवनदायिनी शक्तियों का केंद्र बना देता है। जीवन में यह नहीं हो तो जीवन के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए। यही दुख जीवन से विमुख करने वाली तमाम शक्तियों का भी मूल कारण होता है। जीवन में केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र की ओर व्याप्त सभी शक्तियाँ दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती सी दिखती हैं, और हम सभी इसी व्यूह में फंसे हुए हैं। यह तो सभी जानते हैं कि दुख सबको मांझता है। कहते हैं जब दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतर कर देखो, शायद उल्लास का कारण वहीं पर हो। जिसके लिए तुम रो रहे थे वही उल्लास बनकर देव मेरे जीवन में आ गया था और वहीं से अवतरित हुआ था। देव की परिणीता बनने के लिए मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। कितना अपार था उसका अटूट प्रेम, शब्दों में तो उसे कभी बांध ही नहीं पाई। फिर जीवन में भला मैं उसे कहाँ और कैसे बांध पाती। शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं था। देव जैसे व्यक्ति की आराधना की जाती है आलोक, केवल आराधना। इन सच्चाइयों के साथ अगर मैं तुम्हें स्वीकृत हूँ तो ठीक है, वरना तुम मेरे सारे बंधनों से पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो। कहते हुए आज भी उसके जीवन में हर रिश्ते का पर्याय केवल देव ही है। संशय की नींव पर खड़ी रिश्ते की यह इमारत उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कहते हुए अंतर की सारी वेदनाएं उसकी पलकों पर घनीभूत होकर बरसने ही वाली थी कि एक झटके के साथ उठकर अपने दृढ़ कदमों के साथ सड़क के किनारे की भीड़ में खो गई। उसे आज इस बात का बड़ा ही संतोष था कि आलोक उसके जीवन के कटु, या यह कहिए पूरे कटु पर मधुर सत्य से अवगत हो चुका है, जिसे उसने कितनी बार हिम्मत करके उससे कहना चाहा था, लेकिन उसे खो देने के डर से वह बिल्कुल भी कह नहीं पाई थी। संत पैट्रिक चर्च में जाकर मोमबत्तियाँ उसने जलाई। आज के दिन की आखिरी मंजिल यही चर्च था, वे जहाँ डिनर के बाद आलोक के साथ वह आने वाली थी और उसके साथ मोमबत्तियाँ जलाने वाली थी। हर दिन के भय के सलीब को वहीं पर छोड़कर हल्की फुल्की होकर वह वहाँ से मोमबत्तियाँ जलाकर निकल गई। अनमनी होकर टाइम स्क्वायर की चकाचौंध में सड़कों पर इधर उधर घूमती रही। उसके अंतर्मन के अंधेरे जब वहाँ की चमचमाती रोशनी को झेल नहीं सके तो वह रॉकफेलर सेंटर में वापस से आ गई और वहीं पर बैठी रही। फूलों की झाड़ियों के ओट में बनी पत्थर की उसी बेंच पर जा बैठी जहाँ वह अक्सर देव के साथ आकर बैठा करती थी। यह और बात थी कि आज उसकी पीठ पर फिसलने के लिए देव का
प्यार भरा हाथ नहीं था, फिर भी कस्तूरी मृग की तरह उसकी खुशबू और उसकी परछाई हमेशा उसके साथ उसकी मौजूदगी को वह महसूस कर रही थी। आँखों से सावन भादों भी बरस रहा था और वह लगातार रोए जा रही थी। अचानक अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श पाकर उसने सिर उठाया तो आलोक को अपने बगल में बैठे देखकर वह बुरी तरह से चौंक गई। कहाँ मुझे छोड़कर यूं अकेली यहाँ चली आई? ऐसे क्यों किया तुमने? तुम्हारे और देव के रिश्ते की सारी सच्चाई का पता मुझे पहले से ही था। देव ही ने तो मुझे बताया था। जब मेरे मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं था तो मैं तुमसे उस सब चीज़ों के बारे में उसकी तहकीकात भला क्यों करता? रिश्तों के अवलोकन में देव जिस ऊंचाई पर आसीन है वहाँ मैं पहुँच ही नहीं सकता। रचना, तुम तो यह अच्छे से जानती हो। दुख इसी बात का है कि इधर तुम जैसी जीवन संगिनी पाकर मैं निहाल हूँ, पर उधर देव को क्या मिला? क्या सोचा कभी तुमने? कितनी खामोशी से नीलकंठ बनकर सबके जीवन का हलाहल पी रहा है। तुम्हारे प्रति उसके निश्चल प्यार का प्रतिदान बनकर ही तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। सच कहता हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं सिवाय देव के प्रति तुम्हारे प्यार का प्रतिदान के, या यूं कहो तुम दोनों के पावन रिश्ते का प्रतिदान ही तो मैं हूँ। देव में अगर रचना है तो कहीं न कहीं आलोक में भी अवश्य ही होगी। हम दोनों के प्यार का प्रतीक ही तो देव है। अगले महीने ही देव का आशीर्वाद लेने हम दोनों एक साथ भारत जाएंगे और इस बार तुम ना नहीं कहोगी। कितना चकित व खुश होगा वह अचानक हमें यूं आया देखकर। कहते हुए रचना की आंखों में बहते हुए आंसुओं को उसने अपने हथेलियों में समेट लिया और उन्हें समेटते हुए आलोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो फिर रचना भी इस बार रुक नहीं सकी। सारे गिले शिकवे को भूलकर आलोक की बाहों में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।